गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 17th ऑफ जुलाई 2021 और रोज की तरह हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं प्रेप आईएएस में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक्स ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक की थोड़ी सी हम लोग डेप्थ में जाएंगे, स्पेशली इन दो की, क्योंकि ये दोनों एडिटोरियल हैं। ठीक है, तो कम टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज का पेपर न्यूज़पेपर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का न्यूज़पेपर मैं तो बोल के ये बोलूंगा कि और दिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग दो एडिटोरियल यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। पहला हम लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट बेल के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को और पुलिस डिपार्टमेंट को, जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। जब भी सुप्रीम कोर्ट या पुलिस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती हैं, या फिर हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी हैं, जैसे मान लो सीबीआई हो गया या एनआईए हो गया, है ना, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो वो हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी और इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तो इन न्यूज़ को आप जो है ट्रैक करते रहा करो। क्या कोई पुलिस में रिफॉर्म करने की बात कर रहा है ना, उस तरह की चीज़ें। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो इसको हम जीएस पेपर 2 में भी कवर कर सकते हैं। और क्योंकि ये पुलिस वाले मामले से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग जीएस पेपर 3 में भी कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। चलिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे मेकंडे टू जो डैम है, ये कंट्रोवर्सी में है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कावेरी रिवर के ऊपर ये डैम बनाया जाने वाला है, और आपको सबको पता है कि कावेरी रिवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रिवर है। भैया गंगा रिवर भी इतनी को, खैर गंगा में तो कोई कंट्रोवर्सी है भी नहीं ज़्यादा, लेकिन कावेरी रिवर इंडिया की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रिवर है। ठीक है, और इसलिए कावेरी को क्या कहा जाता है, देखो मैं आपको यहाँ पे दो नाम बताता हूँ। एक मैं आपको बता रहा हूँ दक्षिण गंगा, ठीक है, और एक आपको नाम बताता हूँ गंगा ऑफ साउथ। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप इनमें से ये बताना कि दक्षिण गंगा का किसको कहा जाता है, गंगा और साउथ किसको कहा जाता है। देखो ये दोनों एक नहीं है, है ना। आप कैसा लग रहा हो सर, एक हिंदी में एक इंग्लिश में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग नाम है। ठीक है, आप मुझे बताओगे। जैसे एक दिन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर जो ब्लू माउंटेन है ना, और एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आया था ब्लू माउंटेन का, और उसमें एक ऑप्शन दिया था नीलगिरी हिल्स। तो किसी बच्चे ने सोचा कि ये नीलगिरी है, ये नीली मतलब ब्लू, तो यही शायद ब्लू माउंटेन होती होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लू माउंटेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और नीलगिरी आपको पता है साउथ इंडिया में, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हुआ करो, राम और श्याम दोनों एक जैसे नहीं होते। गंगाधर अलग है और शक्तिमान अलग है, हालांकि दोनों एक हैं, बट स्टिल उनके करेक्टर अलग अलग हैं। चलिए जी, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे न्यूज़, हम लोग करेंगे इरेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। तो ये भैया यूपी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा योगी सरकार की जो है अच्छे खासी हम लोग खबर लेंगे आज थ्रू इस दिस एडिटोरियल। अगली जो न्यूज़ है वो आएगी, रीन्यू हेल्थ केयर सिस्टम। कोविड 19 के टाइम पे इंडिया में अभी ज़रूरत पड़ गई है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को रिवाइव करें, है ना। क्योंकि देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी इमरजेंसी हो जाएगी पूरी दुनिया में। इसके लिए हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें ना हो, फ्यूचर में इस तरह की इमरजेंसी को हम लोग प्रॉपर तरीके से डील कर सकें, तो इस एडिटोरियल के थ्रू हम लोग उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो एक हेल्थ सेक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, ये सारे के सारे चीज़ों के अंदर ये कवर करता है टॉपिक। चलिए, तो पहली शुरुआत करते हैं, वो बेल ऑर्डर से शुरुआत करते हैं। देखिए ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस हुआ था, बता देता हूँ आपको केस क्या था। जेएनयू के दो तीन स्टूडेंट थे, ठीक है, पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट थी, एक देवांगना कलिता, ठीक है, नताशा नरवाल जी थी, और जामिया मिलिया के स्टूडेंट थे आसिफ इकबाल तान्हा। अब इनको क्या है, इनको डाल दिया गया था किसके अंदर, सेडिशन लॉ के अंदर, और यूएपीए इनके ऊपर लगा दिया गया था, है ना। और जेल में डाला। आपको पता है कि यूएपी में बेल तो मिलती नहीं है भैया, हजारों लाखों में से कोई किसी केस में बेल मिलती है। यूएपीए काफ़ी सख्त कानून है इंडिया में, एंटी टेररिस्ट ये कानून है। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बेल दी, अब ये खुश हो गए, इनके परिवार वाले भी खुश हो गए, चलो बढ़िया है, बेल मिल गई है, बच्चे घर आ जाएंगे, फन करेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन के बाद भी इनको बेल नहीं दी गई, मतलब इनको जेल से छोड़ा नहीं गया। और जब इनसे जेल वालों से क्वेश्चन पूछा गया, जेलर साहब से, कि सर आपने छोड़ा क्यों नहीं है बच्चों को, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया इनको छोड़ने के लिए। तो जेलर साहब बोले कि सर मेरे पास ना ऑर्डर नहीं आया है। ठीक है, टीवी में हम लोगों ने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। और जब तक मेरे पास रिटर्न ऑर्डर यानी कि हार्ड कॉपी नहीं आएगी, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। अब ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया, है ना। तो एक फनी इंसिडेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी 2-3 दिन तक ये जेल के अंदर ही रहे, तो इससे राइट टू लाइफ और लिबर्टी का वायलेशन होता है।
समझ रहे हो आप इस चीज को? ये काफी बड़ा मामला है। ऊपर से एक एग्जांपल आपको और देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले आगरा जेल में जो है 13 लोग बंद थे। उन्होंने कुछ क्राइम किया था कुछ साल पहले। ठीक है। जब उन्होंने वो क्राइम किया था वो बच्चे थे, देवर जुनाइल्स। तो उनको जुनाइल कोर्ट के तहत और उस लॉ के तहत उनको सजा हुई थी। बाद में अभी तो वो एडल्ट हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको 8 जुलाई को उनको बरी कर दिया गया और जेल अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इनको आप छोड़ दीजिए। अब 4 दिन के बाद भी इनको नहीं छोड़ा। सेम केस वहां पे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बावजूद भी उनको जेल से नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भैया जेलर साहब के पास रिटर्न ऑर्डर नहीं आया था। मतलब दुनिया पहुंच गई है चांद पे और आप अभी भी अपने हाथ में हार्ड कॉपी का वेट कर रहे हो। अभी ये सोच के देखो, वहां से ऑर्डर भेजा होगा कोर्ट से दिल्ली में, और उस कोर्ट को मान लो जाना है मद्रास में हार्ड कॉपी को। अब वो जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्पीड पोस्ट तो हमारे यहाँ पे सरकारी महकमे में होते नहीं है, महंगा पड़ता है। वो नॉर्मल पोस्ट के थ्रू, बाई मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू वो गया। और कोविड-19 के टाइम पे आपको पता है कि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो कैसे वो जाएगा? अब वो डाकिया डाक लेके जाएगा वहां पे, है ना? कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। बहुत बार लेटर पहुंचते नहीं है, पता लगे वो 15-20 दिन डिले हो गया उसका। तो कैसे काम चलेगा यार? तो मतलब टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज करोगे? मतलब आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते? जब आप केस की सुनवाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर सकते हो, तो क्या इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते? करना चाहिए ना। आप फैक्स भी तो कर सकते हो। आप फैक्स करिए, वो इंस्टेंट फैक्स हो जाता है ना? आप उनको ईमेल कर दीजिए, तुरंत ईमेल हो जाता है। तो वो देखिए, ये मामला चाहे एक एग्जाम्पल का है, लेकिन इसके पीछे इशू बहुत बड़ा है दोस्तों। और यही एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि किस न्यूज़ के थ्रू मुझे कौन सा इशू कवर करना है। और जिस दिन ये स्मार्टनेस आपके अंदर आ जाएगी ना, फिर वो मेरी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप खुद इतने स्मार्ट हो जाओगे, आपको खुद पता चल जाएगा। आप 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओगे और उनसे बातचीत करोगे कि यार ये इशू ऐसा हुआ था, एक एग्जाम्पल हुआ था, हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं क्या? तो 2-3 लोग मिलके ग्रुप बनाओ और उसके ऊपर बातचीत करो। आपकी सोच के अंदर मैच्योरिटी आएगी, और ये एग्जाम आपसे मैच्योरिटी मांगता है और कुछ भी नहीं है। तो जो ये ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम लोग बात करते हैं, डिजिटल इंडिया ये वो, तो क्या हम इन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? तो अभी जो है एक फास्टर नाम का इनिशिएटिव लिया है। फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो फास्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांसमिशन मतलब फास्टर जो इनिशिएटिव है, ये कौन से सेक्टर में लिया गया है? ये आपसे एग्जाम में पूछेगा वो। तो हमारे जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ना भैया, उससे रिलेटेड लिया गया है ये फास्टर इनिशिएटिव। ठीक है, आप समझ गए इस बात को? चलिए। तो जेल अथॉरिटी वाला मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया, वो हार्ड कॉपी मांग रहे थे, एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने आप ही लिया है, मतलब सू मोटो लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन केस को खुद में संज्ञान में लिया है ना, खुद इसको कवर किया है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है ना, अभी कोविड-19 के टाइम पे जेलों को डीकंजेशन कर रहा है। मतलब हमारी जेलों में इतने ज्यादा भर गए हैं लोग, जेल की कैपेसिटी है नहीं। मतलब हमारे कंट्री में आपको पता ही है ना, जैसे ट्रेन में होता है, वो 4 की जगह वो 40 बैठे होते हैं, तो हमारी जेलों का भी यही हाल है भैया। मतलब एक जेल में जो है 4 लोग आने वाले होते हैं, उसमें 14 बैठे होते हैं, तो कंजेशन है। अब कोविड-19 के टाइम पे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है ना, बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है या वैसे ही जेल में पड़े हैं बेचारे बहुत सालों से, उनको जेल से निकाल रहे हैं ताकि जेलों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ ना रहे। तो इसके लिए ना कोर्ट ऑर्डर पास करता है, लेकिन वो कोर्ट जब तक जेलर साहब के पास पहुंचता है तो बहुत लेट हो जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू था। ठीक है। चलिए जी। तो इंटरनेट वगैरह का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जेलर साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्ट कर सकते हैं, है ना? वो सारी की सारी चीज़ें हैं। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है कहाँ से? कावेरी रिवर से। कावेरी, देखिए ये देखिए कावेरी रिवर। मैंने अभी, आपको याद ही होगा, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसमें हमने आपको हर ट्रिब्यूटरी और हर रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और आपको ट्रिक्स भी बताए थे कि इनके नाम कैसे याद करने हैं। वहाँ पे भी हम लोगों ने कावेरी रिवर को कवर किया था। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो सीरीज जाके जरूर देखें। 3-4 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए वो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज आपके याद हो जाएंगी। अब भैया उसके बाद आप जो मर्जी एग्जाम दो, वो एग्जाम में आप जो है उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से रिवर जो है ये कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, जिस जगह का नाम है ताल कावेरी। यहाँ पे कुर्ग नाम की जो है पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट भी है कर्नाटका के अंदर। काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी कॉफ़ी होती है यहाँ पे। जो सीसीडी आप कॉफ़ी पीते हो ना जाके दोस्तों के साथ बैठ के, अब खैर दोस्तों के साथ तो नहीं जाते आप, अपने चाहने वालों के साथ ही जाते होंगे वहाँ पे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, है ना? तो
वो सीसीडी भी यहीं पे है, ठीक है। सीसीडी के जो मालिक थे जिन्होंने अभी तो सुसाइड कर लिया है, वो भी यहीं के रहने वाले थे। एनीवेज, तो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, देखिए कर्नाटका से पास होते होते, और फिर ये कहाँ एंटर करती है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के एंटर करने के बाद ये आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। समझे आप बात को। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भैया इधर उधर से आके इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो रिवर दो स्टेट को कवर करती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन रिवर बेसिन जो है वो केरला को भी कवर करता है, पुंडीचेरी को भी कवर करता है ना। केरल रिवर में और रिवर बेसिन में फर्क होता है। रिवर का मतलब होता है सिंगल रिवर, और रिवर बेसिन का मतलब होता है रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलिए, अब मामला क्या है, मामला यहां फंसता है कि ये बेचारी अकेली रिवर को ना दो दो स्टेट हैंडल करने पड़ रहे हैं, और इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। इंटरस्टेट रिवर है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस बेचारी के ऊपर। गंगा के वाटर की भी इतनी डिमांड नहीं होती जितनी कावेरी के वाटर की डिमांड होती है। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि ये दोनों स्टेट जो हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत प्रोमिनेंट है, और उसके लिए पानी चाहिए। बड़ी बड़ी सिटीज भी यहाँ पे है, जैसे बेंगलुरु है ना। अब इसको ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए। अब तो इनको पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आपको पता है कि हिमालयन रिवर की तरह जो सदर्न रिवर होती है ना हमारी, वो ऑल सीजन रिवर तो नहीं है, ग्लेशियर से तो नहीं आती हैं। तो इसमें जैसे जो मानसून का सीजन होता है उस टाइम पे इसमें काफ़ी पानी होता है, लेकिन जो दूसरा सीजन होता है इसमें पानी होता नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। तो जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन रहती है दोनों स्टेट्स के में। अब इस रिवर के ऊपर कई सारे डैम बनाए गए हैं, जैसे मैटूर रेजर्वोयर बनाया हुआ है तमिलनाडु में। वैसे तो इसको अंग्रेजों ने बनाया था 1920s में, अंग्रेजों ने बनाया था, और लेकिन बाद में जो है इसको वाटर वाटर शेयर कर दिया गया, वो सारी की चीज़ें हैं। थोड़ा पढ़ना पढ़ना चाहते हो तो मेट्रो डैम के बारे में पढ़ सकते हो, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है, ठीक है। उसके अलावा और भी इस पे कई सारे डैम बनाए हुए, जैसे ये बहुत फेमस डैम है कृष्णा सागर डैम, ठीक है। ये भी बनाया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेंगलोर है। अब भैया बेंगलोर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और बेंगलुरु जो है वर्ल्ड में एक ऐसी सिटी है जो अगले 20 सालों में वाटर स्ट्रेस होने वाला है। मतलब भैया पानी की कमी होने वाली है बेंगलोर में। तो मामला ये फंसता है कि कर्नाटका सरकार ने कहा कि मैं कावेरी रिवर के ऊपर यहाँ एक डैम बनाऊंगा, ठीक है। कर्नाटका की सरकार ने कहा, ताकि बेंगलोर को पानी सप्लाई हो सके और इस एरिया में जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें। तमिलनाडु कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डैम बनाओगे तो मेरे यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, मेरे मैटूर डैम में और इस रीजन में, क्योंकि तमिलनाडु के इस रीजन में बहुत ज़्यादा इंटेंस एग्रीकल्चर होता है। तो ये किसानों को पानी कैसे मिलेगा, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी। और ये कोई आज की कंट्रोवर्सी नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कंट्रोवर्सी है। क्योंकि कर्नाटका का क्या था, वो तो एक मैसूर के अंदर था। मैसूर के राजा हुआ करते थे है ना, हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान। और मद्रास हुआ करता था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के अंडर में है ना। उस टाइम पे भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में डील हुई थी। तो हालांकि देखिए उस टाइम पे ब्रिटिशर्स डेफिनेटली स्ट्रांग हुआ करते थे, तो ज़्यादातर मामला जो है फंसा नहीं ज़्यादा मामला। लेकिन आज़ादी के बाद मामला फंस गया, क्योंकि दोनों स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए है ना। वो सारा का सारा मामला देखो मैंने थोड़ा सा को बता दिया है। ये कावेरी के ऊपर ही यहाँ पे कहीं जो है ये इंडिया का वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है, जिसे कहा जाता है शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम वाटरफॉल है ना। और यहीं पे ये जो है चलिए छोड़ो, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी हो जाएगा। खैर, बात यह है कि मामला यहाँ पे फंसा हुआ था। तो कावेरी रिवर के वाटर को में काफ़ी डिस्प्यूट था, जिसको लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रावधान हैं। वाटर जो है वो स्टेट स्टेट का मैटर है, मतलब एंट्री 7 है ना, एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। तो स्टेट लिस्ट में 17 में है। लेकिन जो इंट्रा स्टेट रिवर्स होती हैं, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं, उसके लिए जो है एंट्री नंबर 56 है यूनियन लिस्ट में। मतलब जो रिवर इंट्रा स्टेट होती हैं उसको सेंटर हैंडल करेगा, और जो एक ही स्टेट के अंदर जाती हैं उसको स्टेट खुद हैंडल करेगा। और ये आर्टिकल 262 देखिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। आर्टिकल 262 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जब भी कोई इंटर स्टेट रिवर होगी उसके डिस्प्यूट के लिए आप हैंडल करोगे उसको। और इसको हैंडल करने के लिए जो है आर्टिकल 262 के अंडर में दो चीज़ें इनेक्ट की गई। एक किया गया रिवर बोर्ड एक्ट 1956, और दूसरा किया गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ठीक है। खैर अब तक कोई रिवर बोर्ड तो इंडिया ने बनाया नहीं है, लेकिन वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंडर में इंडिया ने कई सारे ट्रिब्यूनल बनाए हैं, ठीक है। और ये ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, ये जो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होते हैं उसको हैंडल करते हैं। अब ये कावेरी के लिए भी बनाया गया है, कृष्णा के लिए भी, कई सारे रिवर के लिए इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। ताकि इन स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है ना, वो इस ट्रिब्यूनल में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है।
ट्रिब्यूनल में जाता है। याद रखना इस चीज को। ट्रिब्यूनल के अगर किसी वर्डिक्ट से अगर खुश नहीं होते हैं स्टेट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो किसी स्पेशल केस में, लेकिन ट्रिब्यूनल का फैसला होता है। अब देखिए, कावेरी रिवर को लेके सबसे पहले 1990 में ट्रिब्यूनल बनाया गया था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ताकि इन दोनों स्टेट का फैसला हो सके। ठीक है, आप समझ रहे इस बात को। फाइनल वर्डिक्ट देखिए, 16 साल के बाद इस ट्रिब्यूनल ने फाइनली 2007 में अपना वर्डिक्ट सुनाया, और उस वर्डिक्ट सुनाने के बाद इसने ये बोला कि तमिलनाडु को ज़्यादा पानी मिलना चाहिए। समझ रहे हो, 2007 में इसने बोला कि तमिलनाडु को ज़्यादा वाटर मिलना चाहिए एज कंपेयर टू कर्नाटका, क्योंकि यही अरेंजमेंट ब्रिटिश टाइम से भी चला रहा था, तमिलनाडु को ज़्यादा पानी मिलता था। 55-56 के लगभग जो है वो तमिलनाडु को मिलता है, 35 से 36% के लगभग वो कर्नाटका को मिलता है, बाकी केरला और आपका पौंडीचेरी हो गया। तो इस मामले के अगेंस्ट में जो है मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में 2007 में ही। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 2018 में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो उसने बोला कि 404 मीट्रिक टन पानी किसको मिलेगा, तमिलनाडु को, 284 मिलेगा कर्नाटका को, 30 मिलेगा केरला को, और 7 मिलेगा पुडुचेरी को। ठीक है, तो ये फैसला सुनाया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोला जो ट्रिब्यूनल ने बोला था। ठीक है, लेकिन इस फैसले से ना तो तमिलनाडु खुश था ना कर्नाटका खुश था। तमिलनाडु ने कहा कि मुझे और पानी चाहिए, कर्नाटका ने कहा क्योंकि रिवर मेरे यहाँ पे ओरिजिनेट होती है इसलिए इसका मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा। तो वो सारे का सारा मामला था, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, तमिल कर्नाटका ने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। वो प्रोजेक्ट था ये कि मैं यहाँ पे एक डैम बनाऊंगा, कर्नाटका की सरकार ने बोला, जिस डैम का नाम क्या है, मेकाडाटू डैम। ठीक है, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता क्या है इसका, लेकिन जो भी है मेकेडाटू डैम, मैं तो इसको यही बोलता हूँ। ठीक है, कि हम इसको ये बनाएंगे। अब इसको लेके तमिलनाडु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखें, ये डैम वहां पे बनेगा जहां पे रिवर कावेरी और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है अर्कावती। ठीक है, जहां पे ये दोनों लोग मिलते हैं, बेंगलुरु के लिए सारा काम धंधा किया जा रहा है। तो देखिए, ये मामला जो है वो फंसा हुआ था यहाँ पे। और जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि ये जो ट्रिब्यूनल है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है ना, इन्होंने इस डैम के बारे में कुछ नहीं बोला है, और इसलिए मामला फंस गया। तो कर्नाटका की सरकार ये कह रही है फिलहाल कि देखो भैया, हम डैम तो देखो जरूर बनाएंगे और 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन हम ये लोग इंश्योर करते हैं कि तमिलनाडु को जो पानी मिलता है वो कम नहीं होगा। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, अब मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तुम वादे के पक्के नहीं हो, वादा तुम जरूर तोड़ोगे अपना। तो वो सारे का सारा मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। और थोड़ा देखिए, पॉलिटिक्स भी घुस गई है बीच में। इस समय जो कर्नाटका में है वो बीजेपी की सरकार है, तमिलनाडु में पता आपको डीएमके की सरकार है ना, सेंटर में भी बीजेपी है। वो सारे के सारे मामले, तो ये अमित शाह से भी मिले थे और इंडिया के जो वाटर मिनिस्टर हैं उनसे भी जाके अभी मिले थे। खैर, वो पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मामला है, आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अर्कावती रिवर जो है वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, शिवा समुद्रम जो है वो भी इसके ऊपर है, कृष्णा सागर डैम है कावेरी के ऊपर है, आपका जो मैतूर डैम है वो कावेरी के ऊपर है। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये सारा मामला समझ में आ ही गया है। ठीक है जी। अच्छा चलो, मैं कल के न्यूज़पेपर में जो है एक एग्जाम्पल आपको दिया गया था। ठीक है, बलवंत सिंह वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया था, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, अच्छी बात है ना, मैंने ही आपको ये पहले भी पढ़ाया था। तो इसमें क्या था, ब्रैकेट में 1962 लिखा हुआ था, जबकि ब्रैकेट में 1995 होना चाहिए था, क्योंकि मामला 1995 का है, 1962 का नहीं है। 1962 वाला मामला जो है वो केदारनाथ वाला है ना, केदारनाथ वर्सेस बिहार। तो ये कल यहाँ पे जो है एक ये एरर हो गई थी, तो कई स्टूडेंट ने उसको फाइंड आउट किया, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ही पढ़ाया था आपको इसको, है ना। तो देखिए भैया, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं। ठीक है, और गलतियाँ हम लोगों को एहसास कराती हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। अगर गलती नहीं करेंगे तो भैया हम लोग ना अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। तो अच्छी बात है, गलती कीजिए, गलती को सुधारिए, आगे बढ़िए, लेकिन मेक श्योर कीजिए अगली बार वो गलती ना हो। ठीक है, तो थोड़ा आप उसको करेक्ट कर लेना। ये बलवंत सिंह वाला केस 1995 का था। एक्चुअली वो खालिस्तान के नारे लगा रहे थे वो लोग, है ना, उसके उसके चक्कर में वो गया था मामला। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉपुलेशन पॉलिसी में। यूपी की पॉलिसी को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। कई लोग समझते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब आपका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। देखिए, क्रिटिसाइज का मतलब होता है गाली देना। ठीक है, उसके अंदर बुराइयां निकालना। क्रिटिकली एनालाइज एनालिसिस का मतलब होता है कि उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना। दोनों चीज़ों में फ़र्क है दोस्तों, एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब होता है उसकी सारी की सारी डायमेंशन आप कवर करते हो।
ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल्स एंड विद एनालिसिस, ठीक है। ये होता है मतलब इन डेप्थ एनालिसिस का। इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है गाली, वो तो पॉलिटिकल पार्टी आपस में करती रहती हैं, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है ना। चलिए जी, बात करते हैं यूपी की। यूपी आजकल जो है ना, कुछ स्टेट में एक बहार सी आई हुई है, एक ना, एक कहते हैं ना हवा छिड़ी हुई है, एक हवा आई है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। हमारी कंट्री के कुछ सीएम ऐसे हैं, सीएम क्या, लोग भी हैं नॉर्मल आपके जैसे मेरे जैसे, जो ये समझते हैं कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है ना, वो सारी की सारी सिर्फ हाई पॉपुलेशन की वजह से है। लेकिन इंडिया में अब तक एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ नहीं है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इंडिया में अगर आज के समय में हाई पॉपुलेशन है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हाई पॉपुलेशन मतलब अगर यंग लोग हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन हाई है, यंग लोग अगर ज़्यादा हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे जब आप उनको स्किल दोगे, एजुकेशन दोगे, जब उनको काम धंधा दोगे, तो वो आपकी जीडीपी को ग्रो करेंगे। अगर आप उनको काम धंधा नहीं दोगे, स्किल नहीं दोगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तो यही यंग लोग क्या करेंगे, अब भैया एनर्जी तो है ना शरीर के अंदर, एनर्जी का सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, क्राइम्स करेंगे, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे, राइट्स करेंगे, दंगे करेंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे। लेकिन इन्हीं लोगों को आप एजुकेशन दे दोगे तो ये क्या करेंगे, ये ऑफिस जाएंगे, है ना, सूट बूट पहन के ऑफिस जाएंगे, काम धंधा करेंगे, जीडीपी को ग्रो करेंगे। कोई सड़क किनारे जो है पकोड़े तलेगा, है ना, कोई कुछ मतलब कोई स्टार्टअप छेड़ेगा, है ना, समझ रहे हो आप चीज़ों को। तो ये बात है। तो यंग लोग आपके लिए एसेट भी हो सकते हैं, आपके लिए लायबिलिटी भी हो सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम पॉपुलेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है मिसमैनेजमेंट की है, ये प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट की है। और अपनी मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उसका ठीकरा पॉपुलेशन के ऊपर फोड़ देते हैं। ये नहीं मानते कि ये मेरा मिसमैनेजमेंट है। पॉपुलेशन तो जापान के अंदर भी बहुत है, जापान के अंदर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है। वो तो नीदरलैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बावजूद भी वो मैनेज कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो हाई पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन को मैनेज करना वो आपको नहीं आ रहा है वो। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्ञान ज़्यादा दे रहा हूँ लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हम लोग एडिटोरियल कर रहे हैं तो एडिटोरियल में इतना फ्रीडम होता है हमारे पास भी, हम लोग भी थोड़ा सा, है ना, डेप्थ में जा सकते हैं। चलिए जी, देखिए ये जो पिक्चर ली गई है, मुझे नहीं पता ये इंडिया से है बाहर से है ना, कई लोग फिर वो इंटरनेट पे खोजने लगते हैं कि सर ने ये पिक्चर ली थी, कौन से कंट्री से ली थी। देखिए इंडिया की भी हो सकती है, बांग्लादेश की भी हो सकती है, मुझे ये भी नहीं पता ये पिक्चर कहाँ की है, पाकिस्तान की है, कहाँ की है, लेकिन ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिकल है। खैर, यूपी के अंदर पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है अभी, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, ना तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते, लोकल इलेक्शंस लड़ सकते हैं, और ना ही उनको वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये उसके अंदर प्रावधान है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट स्टिल, है ना, ये काफ़ी हार्श है, ये काफ़ी हार्श हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एनालिसिस कर चुके हैं। लेकिन देखिए, आपको मैं 2 सेंटेंस बताता हूँ जो आपको एस्से में काम आएंगे लिखने के। हाँ, जीएस में भी लिख सकते हो, एस्से में तो बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो। और अगर आप इंटरव्यू तो तक पहुंचते हो, खुदा ना खालसा भगवान की दया से आप इंटरव्यू में पहुंचे और वहां पे पॉपुलेशन से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए, अगर आप यूपी बिहार और इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो फिर तो आपको पॉपुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इंटरव्यू में। तो आप यहाँ पे उनको 2 डायलॉग चिपका देना। एक तो चिपका देना कि सर पॉवर्टी फीड पॉपुलेशन और डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो आप पॉवर्टी को हैंडल कीजिए और डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, पॉपुलेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। आपको ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है ना। नौकरी नहीं देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, अरे भैया इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एजुकेशन दीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है, वो सारे का सारा मामला यहाँ पे है। यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी पॉपुलेशन की, जिसके अंदर यह कहा गया था कि जो कोर्सिव एक्शन होते हैं, मतलब जो सरकार जबरदस्ती एक्शन लेती है, या फिर लोगों को इंसेंटिव दिए जाते हैं या फिर डिसइंसेंटिव दिए जाते हैं, ये कभी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के काम आए ही नहीं है। अफ्रीकन कंट्री में इसको यूज करके देख लिया, साउथ अमेरिकन कंट्री में इसको यूज करके देख लिया, ये पॉलिसी कहीं पे भी आज तक सक्सेसफुल रही ही नहीं है, जो आजकल आसाम के अंदर, यूपी के अंदर फॉलो की जा रही है। तो जब ये कहीं हर जगह पे फेल हुई है तो यहाँ पे भी फेल होगी। हाँ, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या काम किया है, फ्री चॉइस। अगर आप लोगों को फ्री चॉइस देते हो
तो डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। आप उनको अपनी हेल्थ फैसिलिटी दीजिए, जिनको एजुकेशन दीजिए, उनको डेवलपमेंट दीजिए और लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर लोगों के पास एजुकेशन होगा ना, उनके पास काम धंधा होगा करने के लिए, तो लोग कभी भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सच्चाई है। लेकिन जहाँ पे लोग गरीब होंगे, उन तक हेल्थ सुविधाएं नहीं पहुंचेगी, तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ये एक रूल है, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया में 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके अंदर भी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया था रादर देन एनी टारगेट। समझ रहे हो? तो हेल्थ और एजुकेशन देंगे, तो ये भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर भी इस चीज़ को बोला गया है। अब पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने की बात है। देखिए, पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब, मान लो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को ले लेता हूँ, ठीक है। पेरेंट्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ। अगर अगर एक औरत से अगर दो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ आगे दो बच्चों के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, जिसे कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से 1 होती है तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर 2.1 से ज़्यादा हो जाती है तो पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो इंडिया में भी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि टोटल ये फर्टिलिटी रेट जो 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि इंडिया में बहुत सारी स्टेट ऑलरेडी इसको अचीव कर चुकी हैं और इंडिया पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के काफी क्लोज है। इवन यूपी के अंदर भी 10 साल पहले टोटल फर्टिलिटी रेट 3.8 थी, बहुत ज्यादा है एक्चुअली। जो मतलब एक औरत 3.8 बच्चे पैदा कर रही थी। अभी यूपी के अंदर जो है वो 2.7 है। इसका मतलब पिछले 10 साल में यूपी में पॉपुलेशन, ये फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और अगले 10 साल में यही फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से नीचे चला जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो भैया, जब नेचुरली पॉपुलेशन कम हो रही है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ले रहे हो? होने दीजिए ना उसको। तो ये यहाँ पे बड़ा मामला फंसता है। देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु को और केरला को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तमिलनाडु और केरला में इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं है। तमिलनाडु और केरला में फिर भी पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी कम है। देखिए, कुछ यहाँ पे इन्होंने आंकड़े कंपेयर किए हैं। कैसे कैसे आंकड़े देखिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो यूपी के अंदर कितनी है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 78। और अगर आप वीमेन एजुकेशन की बात करो तो वुमेन एजुकेशन सिर्फ 33% औरतों को ही मिलता है यूपी के अंदर। यही परसेंटेज तमिलनाडु के अंदर जो है वो 50% है। यही परसेंटेज केरला के अंदर जो है 72% है। मतलब वीमेन काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं तमिलनाडु और केरला में। यही कारण है कि वहाँ पे वीमेन कम बच्चे पैदा करती हैं। समझ रहे हो बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्स रेशो की बात करो, यूपी के अंदर सेक्स रेशो 903 है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। वही चाइल्ड सेक्स रेशो रेट तमिलनाडु में 954 है। वही चाइल्ड सेक्स रेशो रेट जो है वो केरला के अंदर 1047 है। हर मामले में तमिलनाडु और केरला यूपी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड सेक्स रेशो हो, चाहे वो मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो वुमेन एजुकेशन हो, जो मर्जी हो। इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। तो इन आंकड़े से क्या समझ में आता है कि भैया आप इनके ऊपर फोकस कीजिए, पॉपुलेशन तो अपने आप ही कम हो जाएगी। देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की और भी कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं। देखिए, लोग अपनी मर्जी से अगर पॉपुलेशन कम करते हैं, बच्चे पैदा कम करते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टेट उनको जबरदस्ती करने के लिए बोलता है ना, उसके कई सारे गलत इंपैक्ट हो सकते हैं। जैसे चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग मेल बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं, है ना, मेल बच्चे को। और यूपी में पहले से सेक्स रेशो बहुत कम है। अगर सरकार इस तरह के स्टेप लेगी तो ये चाइल्ड सेक्स रेशो और भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये आंकड़े बता रहे हैं। आप चाइना का एग्जांपल देख लीजिए। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था चाइना में। फिर 2 चाइल्ड सेक्स रेशो चाइल्ड पॉलिसी आई, अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है। चाइना में इस पॉलिसी की वजह से सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। चाइना की सोसाइटी में भी इंडिया की तरह लोग बच्चे हैं मेल को प्रेफरेंस देते हैं फीमेल की बजाय, ठीक है। अब देखिए, जो पुअर होते हैं उनके अंदर हाई फर्टिलिटी देखी गई है। तो क्योंकि वो गरीब हैं इसलिए उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। आप उनको और ज़्यादा हेल्प दीजिए, ना कि उनको डिसइंसेंटिवाइज कीजिए। पहले ही बेचारे गरीब हैं, आप ऊपर से कह रहे हो कि तुम्हें वेलफेयर की सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, तो ये तो डबल मार होगी ना इनको बेचारों को। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को इनको एक्स्ट्रा वेलफेयर देना चाहिए था, एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा हेल्थ फैसिलिटी। लेकिन जो थोड़ी बहुत मिल रही है सरकार उसको भी वापस ले रही है। तो मतलब थिंकिंग ही गलत है भाई, ठीक है। अब यूपी के अंदर आप अगर बात करो, यूपी के अंदर बात करो, ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, ज्यादातर गरीब समझ लो, या दलित मुस्लिम्स के ये सर्वे बताते हैं कि वो लोग तैयार हैं,
वो लोग तैयार हैं अपनी फैमिली को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनको सुविधाएं ही नहीं मिलती हैं। 18% लोगों को जो कॉन्ट्रासेप्टिव की सुविधा लेने की कोशिश करते हैं, उनको सुविधाएं ही नहीं मिल पाती भैया यूपी में। तो बात यह है कि पहले आप उनको सुविधाएं तो दो, पॉपुलेशन तो खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। तो बस कंक्लूजन यही निकल के सामने आता है कि आप एजुकेशन पे फोकस कीजिए, हेल्थ पे फोकस कीजिए, आप लोगों को फ्री चॉइस दीजिए, वो अपनी मर्जी से कम बच्चे पैदा करेंगे। स्टेट को यहाँ पे पैटर्नल फिगर नहीं बनना चाहिए, मतलब स्टेट को हर चीज डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि तुम क्या बच्चे पैदा करो, क्या खाओ, क्या पियो, क्या पहनो, है ना। ये सब स्टेट का काम नहीं है, ये लोगों की फ्री चॉइस होती है। और साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर भैया आप इसके ऊपर विश्वास रखो ना, साइंटिफिक स्टडी के ऊपर, खुद दिमाग मत लगाइए। चलिए ठीक है, अगली जो आती है, इंडिया को रीन्यू हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। कोविड 19 ने ये दिखा दिया है कि इंडिया में जो भी हेल्थ सिस्टम अब तक चला आ रहा था वो सफिशिएंट नहीं है, इंडिया को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखिए इसकी शुरुआत कंक्लूजन से करूंगा। इस एडिटोरियल की शुरुआत हम लोग कंक्लूजन से करेंगे, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ेंगे। कंक्लूजन सामने निकल के ये आता है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप रेगुलेट कीजिए, और इंडिया में हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा प्राइवेटाइज मत कीजिए, बहुत हो चुका प्राइवेटाइजेशन। अभी आप जो है सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे दो जगह का एग्जांपल दिया है, महाराष्ट्र का और केरला का एग्जांपल दिया है। केरला के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेंटर्ड है, और महाराष्ट्र के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है ज्यादातर, और केरला में गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है। अब आप इन दोनों जगह की मैनेजमेंट देख लीजिए, दोनों महाराष्ट्र और केरला की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग सेम है। उसके बावजूद आप हेल्थ में देख लीजिए, कोविड 19 के केस जितने भी वहां पे आते हैं, केरला के अंदर जो जो फैटिलिटी है वो है ओनली 0.48%, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वही फैटिलिटी है जो 2.4%। मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम भी सेम है, आपके यहाँ पे केस भी सेम आ रहे हैं, लेकिन केस सेम आने, देखिए आप केरला कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है। केरला में जो डेथ रेट है वो सिर्फ मतलब आधे परसेंट से भी कम है, लेकिन महाराष्ट्र में वही डेथ जो है 2.5% के लगभग है। क्यों है? क्योंकि केरला के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल कम है। केरला के अंदर महाराष्ट्र के कंपैरिजन में 2.5 गुना डॉक्टर्स हैं, 2.5 टाइम्स मोर, इतने ही वहां पे बेड ज़्यादा हैं। और केरला के अंदर हर व्यक्ति के ऊपर केरला की सरकार 1.5 टाइम्स पैसा खर्च करती है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। समझ रहे हो, इसी वजह से केरला में इसको इतने अच्छे से मैनेज किया गया है। देखिए केस तो केरला में भी आ रहे हैं, लेकिन केस आने से जो डेथ हो रही है वो केरला में बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र, क्योंकि वहां की सरकार हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्चा करती है। महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, केरला के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप कोविड 19 को ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो भैया जान माल का नुकसान होगा, पब्लिक ट्रस्ट कम होगा, जनता का विश्वास कम होगा सरकार के अंदर में। इसलिए हमें अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब देखिए, सारी समस्याओं की जड़ क्या होती है? पैसा। और सारी समस्याओं की जड़ का सॉल्यूशन क्या होता है? पैसा। यहाँ पे भी पैसा ही है। सरकार ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के लिए, मतलब नई पार्लियामेंट बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। अगर यही सरकार 20,000 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर के अंदर लगाती तो इंडिया के 2/3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनके खुद के ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाए जा सकते थे। अब आप ये समझ लिए, अगर 66% हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट होते तो क्या इंडिया में इतनी सारी डेथ होती जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है? नहीं होती। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि और गवर्नमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सेंट्रल विस्ता जो को अप्रूवल मिला था वो कोविड से पहले ही मिल गया था। सरकार को थोड़ी पता था कि कोविड आ जाएगा। और ऊपर से जो सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम को लिए अप्रूवल किया गया था, प्रॉपर पार्लियामेंट में किया गया था, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अप्रूव किया था, है ना। तो ये आर्गुमेंट वैसे तो फॉल्स है, लेकिन एडिटोरियल में लिखा हुआ था इसलिए आपको बता दिया मैंने। नेशनल हेल्थ मिशन जो है जो चलाया हुआ है सरकार ने, उसके में काफ़ी कम अलोकेशन हुई है पैसे की। सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया अभी के लिए अर्बन के लिए स्पेशली अलोकेट किया गया है। मतलब एक आदमी को हर महीने 2 रुपए, अरे भैया 2 रुपए अलॉट किए गए हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंडर में, जो काफ़ी नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर सरकार को लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो करंट अलॉटमेंट से लगभग डबल है। अब सरकार ये कर नहीं रही है, इसलिए समस्या है। प्राइवेट सेक्टर को लेके क्या लिखा गया है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, बड़े से बड़े सयाने होते हैं। देखिए प्राइवेट का मतलब ये होता है प्रॉफिट, है ना।
प्रॉफिट कब कमाओगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाओगे, पेशेंट्स का बिल बनाओगे, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो स्टेट्स को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करे और उनको उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करे कि आपको पेशेंट को कैसे डील करना है, और उनको रेगुलेट करे कि आप पेशेंट से कितनी फीस चार्ज कर सकते हो। अब ये समझ लिए कि एक हफ्ते, मतलब अगर कोई आदमी 3 से 5 दिन तक अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है कोविड-19 वाली सिचुएशन में, तो उसका बिल जो है 2 लाख से जो है 10 लाख तक का आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। यार एक तो आदमी पहले बेचारा कोविड से मर रहा है, ऊपर से आप उसका बिल से मार दो, तो आदमी तो बेचारा यही बोलेगा भाई मुझे मरने दो, मैं अब तुम्हारा बिल ही नहीं दूंगा। तो प्राइवेट सेक्टर ना काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है जनता को, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाने में मजा आ रहा है। जो माइक्रोमाइकोसिस का एक एग्जांपल दिया है, मुझे नहीं पता ये कितना ट्रू है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में माइक्रोमाइकोसिस मतलब फंगल वाले केस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वहां के हॉस्पिटल्स में ना डॉक्टर ज्यादा स्टेरॉइड दे रहे हैं पेशेंट्स को, क्योंकि यहाँ से उनको इनकम होती है। अब ये क्लेम कितना सही है आई डोंट नो, लेकिन एडिटोरियल में लिखा हुआ है, ठीक है। नीति आयोग ने भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि जो है प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए सरकार को चाहिए कि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन ना करे, जितना अब तक हो चुका है उसको होने दो। लेकिन नीति आयोग की एक और रिपोर्ट जारी की है, उसमें नीति आयोग ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है कि आप आइए और हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्पेशली छोटी सिटीज में, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रही है सरकार, मतलब जो सर्विस पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होती थी, अभी सरकार उनसे ऊपर पैसा चार्ज करेगी। समझ रहे हो? तो कुल मिला के नतीजा यही निकलता है कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर, जिन जिन स्टेट में गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है वहां पे कोविड को अच्छे से हैंडल किया गया है, जिन जिन स्टेट में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है वहां पे समस्याएं आई हैं। इसलिए सरकार को चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करे और फर्दर प्राइवेटाइजेशन ना करे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी हेल्थ सिस्टम के अंडर में करे, तभी जो है एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल के सामने आएगा। तो कोविड-19 की वजह से सरकार को ये लेसन मिले हैं और ये साइंटिफिक हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, ओपिनियन नहीं है, ऐसे खाम खा अपने मन से नहीं बना रखा है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि अगर फ्यूचर में इस तरह के कोई भी अगर क्राइसिस आता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हमें केरला वाले मॉडल पे जाना चाहिए या फिर हमें महाराष्ट्र वाले मॉडल पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सरकार के अभी हाथ में है, देखते हैं सरकार फ्यूचर में इसमें क्या स्टेप लेती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।